विज्ञान के इस चौथे एपिसोड में आपका स्वागत है मित्रों। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विज्ञान और तकनीकी ने हमारे दैनिक जीवन को बहुत ही प्रभावित किया है। विज्ञान एवं तकनीकी के नित नए वैज्ञानिक शोध से संचार, शिक्षा, अंतरिक्ष, चिकित्सा, कृषि, परिवहन, उद्योग आदि के क्षेत्रों में कई प्रकार के विस्तार एवं विकास हुए हैं। इसके लिए कई प्रकार के मूलभूत व्यवस्थाओं में भी विकास हुआ है। अब आगे हम एक एक करके इसका वर्णन करेंगे। आइए हम चर्चा करते हैं कि तकनीक के माध्यम से संचार के क्षेत्र में किस प्रकार का विकास हुआ है। यदि हम टेलीफोन की बात करें तो टेलीफोन पुराने से लेकर के नए मॉडल तक कई प्रकार के विभिन्न रूप से इसका आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। उसी प्रकार टेलीविज़न, जिसे हम टीवी भी कहते हैं, पुराने संस्करण से लेकर के नए संस्करण तक उसका विकास होता गया है। चाहे वह लैपटॉप हो या कंप्यूटर हो, उसमें भी कई प्रकार के विकास देखे गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा की बात करें, जैसे ईमेल और इंटरनेट के माध्यम से जनसंचार के क्षेत्र में जो क्रांति आई है उसका हम लोग बखूबी लाभ उठा रहे हैं। कंप्यूटर के आविष्कार के बाद संचार के क्षेत्र में नित नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। सूचना तकनीक का प्रयोग कर भारतीय डाक विभाग ने वर्ष 2001 में नवीन डाक सेवा आरंभ की, जिसे ई पोस्ट का नाम दिया गया। 20वीं शताब्दी में संचार के क्षेत्र में मोबाइल फ़ोन जुड़ गया। मोबाइल फ़ोन तकनीकी अत्यंत प्रभावशाली होकर उपग्रह के माध्यम से मानव से जुड़ गया। 21वीं शताब्दी में 3G से लेकर के 5 जनरेशन तक सभी प्रकार के मोबाइल हमारे सामने उपलब्ध हैं। संचार के क्षेत्र में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात हो, वाईफाई की बात हो या वाईमैक्स तकनीक का भी बात हो, यह विज्ञान की एक अद्भुत देन है। 3G, 4G एवं 5G प्रौद्योगिकी द्वारा ब्रॉडबैंड, वायरलेस इंटरनेट, डाटा, वीडियो, टेलीविज़न के कार्यक्रम इत्यादि अब मोबाइल फ़ोन पर आसानी से उपलब्ध हैं। बिना किसी बाधा के हम वीडियो क्लिपिंग या संचार के क्षेत्र में, चाहे वह अन्य संस्थान की बात करें जैसे DRDO या इसरो की बात करें, तो कई प्रकार के विकास तकनीकी के माध्यम से ही हुआ है, जो आज हम तकनीकी के माध्यम से हमारा इसरो चाँद पर पहुंच गया है। अब हम शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, जिसे ICT कहते हैं, इस क्षेत्र में शिक्षा में किस प्रकार का विकास हुआ है उसके बारे में हम विस्तार से वर्णन करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए ICT योजना को शुरू किया गया। इसके अंतर्गत छात्रों को मुख्यतः अपनी ICT कौशल क्षमता बढ़ाने और कंप्यूटर सहायक शिक्षण प्रक्रिया के माध्यम से सीखने का कई अवसर प्राप्त हुए। यह योजना छात्रों के विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, डिजिटल डिवाइस और अन्य भौगोलिक अवरोधों को पार करने का सेतु है। शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए हमारे इसरो ने संचार उपग्रह, जिसे हम EDUSAT कहते हैं, उसको स्थापित किया। अब हम अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तकनीकी के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। डॉक्टर विक्रम साराभाई का आपने नाम सुना होगा, डॉक्टर सतीश धवन का भी नाम सुना होगा। इनका भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। सन 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति इनकोस्पार का एवं नवंबर 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का गठन हुआ। एक छोटे से रॉकेट प्रक्षेपण से शुरुआत करके अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गई है जिस पर हमने इनसैट, भारतीय दूरसंवेदी उपग्रह IRS जैसी अत्यंत अत्याधुनिक उपग्रह प्रणाली हमने सफल प्रक्षेपण किया है। इनसैट उपग्रह दूरसंचार, दूरदर्शन प्रसार
तथा IRS प्राकृतिक संसाधनों के सर्वेक्षण के लिए प्रयोग होता है। भारत ने 2 प्रकार के प्रक्षेपण यान की रूपरेखा तैयार कर उसे इस्तेमाल योग्य बनाया है, जिसके माध्यम से हम कई प्रकार के IRS इनसैट सीरीज के उपग्रह हम अंतरिक्ष में छोड़ चुके हैं। एक है PSLV और दूसरा GSLV। PSLV में भारतीय सुदूर संवेदी उपग्रह प्रक्षेपित किए जाते हैं और दूसरा है भू-स्थैतिक उपग्रह प्रक्षेपण यान, जिसे हम जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल या GSLV कहते हैं, जिससे इनसैट परिवार के उपग्रह छोड़े जाते हैं। सितंबर 2004 में भू-स्थैतिक उपग्रह प्रक्षेपण यान GSLV F1 द्वारा प्रक्षेपित एडुसैट भारत का पहला उपग्रह है जो शिक्षा के लिए समर्पित है। आकाशगंगा के केंद्र के पास दूसरा सबसे बड़ा ब्लैक होल, जो सूर्य से लगभग 1 लाख गुना बड़ा है, पाया गया है। इसकी पुष्टि जापान के कीयो यूनिवर्सिटी द्वारा की गई है। भारतीय अंतरिक्षयान अनुसंधान संस्थान मंगलयान एवं चंद्रयान के सफल परीक्षण में हमारा GSLV एक सफल प्रक्षेपण यान साबित हुआ है। अन्य क्षेत्रों में हम तुलना करें तो GSLV ने कई प्रकार के उपग्रह जो एक साथ विश्व रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है, उपग्रह में अंतरिक्ष में उन्होंने छोड़ा है। आइए हम उसके बारे में उसकी खुशियाँ मनाते हैं। आप जैसा चित्र में देख रहे हैं कि PSLV किस प्रकार प्रक्षेपित किए जाते हैं और अंतरिक्ष में किस प्रकार उपग्रह इस PSLV अंतरिक्ष यान से छोड़े जाते हैं, जिससे वह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा सके। GSLV का हमारे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान में बहुत बड़ा योगदान है, जिसने कई प्रकार के महत्वपूर्ण उपग्रह छोड़े हैं, चाहे वह चाँद पर पानी खोजने की बात हो या मंगलयान की बात हो, जिसमें उन्होंने कई प्रकार की खोजें की हैं। मित्रों, क्या आपको मालूम है अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, या भारतीय अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, या अंतरिक्ष में पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी, या हमारे भारत में ऐसा कौन सा विमान है जो प्रथम चालक रहित विमान है। इस प्रकार के कई प्रकार के प्रश्न हमारे इसरो ने उसे सुलझाया है और कई प्रकार के रिकॉर्ड अंतरिक्ष में गाड़े गए हैं, जिसमें यदि हम अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति की बात करें तो वह यूरी गागरिन थे, जिन्होंने अंतरिक्ष में अपना प्रथम कदम रखा था। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा थे, जबकि प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला थी। भारत का प्रथम चालक रहित विमान लक्ष्य है, जो बिना किसी पायलट के चलता है। अब हम रक्षा एवं प्रतिरक्षा क्षेत्र में तकनीकी ने क्या प्रगति की है, उसके बारे में बात करेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में हमारे देश ने बहुत प्रगति की है। भारतीय रक्षा एवं प्रतिरक्षा नीति के अंतर्गत अनुसंधान एवं विकास के लिए रक्षा विज्ञान संगठन तथा कुछ अन्य तकनीकी विकास प्रतिष्ठानों को मिलाकर रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO का गठन किया गया, जिसे डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया गया, जो 1958 में स्थापित किया गया। रक्षा प्रतिरक्षा के क्षेत्र में कई प्रकार के मिसाइल, इस उद्देश्य से सतह पर मार करने वाले मिसाइल पृथ्वी, अत्याधुनिक प्रणालियों से युक्त युद्धक टैंक अर्जुन, या मुख्य फ्लाइट सिमुलेटर चालक रहित लक्ष्य भेदी विमान बैकून बैरेज प्रणाली आदि DRDO की प्रमुख नवीनतम उपलब्धियां हैं। आप चित्र में अग्नि, पृथ्वी और कई प्रकार की मिसाइलों को आप देख पा रहे हैं। इनके कई संस्करण हमारे DRDO ने
हमारे सेना को उपलब्ध कराया है। DRDO की प्रमुख नवीनतम उपलब्धियां हैं प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र, आकाश मिसाइल, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल आदि कार्यक्रम का सफल परीक्षण DRDO द्वारा किया गया। इसी प्रकार भारत में रक्षा के क्षेत्र में INS कोची, अरिहंत आदि कई प्रकार के युद्धपोतों का भी प्रयोग किया जा रहा है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने 1998 में पोखरण में द्वितीय परमाणु परीक्षण में एक निर्णायक भूमिका निभाई। इन्हें बैलिस्टिक मिसाइल और प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी विकास के लिए इन्हें भारत में मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। आइए हम तकनीकी का चिकित्सा के क्षेत्र में किस प्रकार उपयोग हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। चाहे वह एक्सरे हो या रेडियोलॉजी हो या फिर कई प्रकार के जो हम हृदय के उपचार के रूप में प्रयोग करते हैं, जैसे एंजियोग्राफी या ECG तकनीक, या हम हृदय की जांच के लिए कई प्रकार के प्रयोग में एंजियोप्लास्टी तकनीक का प्रयोग करते हैं, जिसके माध्यम से हृदय के ब्लॉकेज निकाले जाते हैं। या CT स्कैन की बात करें तो उससे हम मस्तिष्क के कई प्रकार की बीमारियों का पता लगा सकते हैं। उससे भी उन्नत तकनीकी जिसे हम मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग तकनीक कहते हैं, इसके माध्यम से मस्तिष्क के किसी भी चित्र को हम आसानी से देखकर मस्तिष्क में पाई गई गड़बड़ी का पता लगा सकते हैं। इसके अंतर्गत हम इस तकनीक का प्रयोग कर हम शरीर के किसी भी अंग की हुई कमजोरी का या बीमारी का पता लगा सकते हैं। या हम किसी भी प्रकार का सोनोग्राफी हो या अल्ट्रासोनोग्राफी हो, अल्ट्रासाउंड हो, किसी भी प्रकार का जो भी निदान मूलक तकनीकी है उसके उपयोग से हम शरीर के अंदर किसी भी प्रकार बीमारी का पता लगा सकते हैं। चाहे वह डायलिसिस हो या कोई भी शरीर के किसी भी अंग प्रत्यंग में हुई बीमारी का हम अच्छे ढंग से पता लगा सकते हैं। भारत ने जीका विषाणु के लिए जीका बैक नामक टीके की भी खोज की है। नवीनतम उपलब्धियों में अंग प्रत्यारोपण तकनीकी, हीमोडायलिसिस भी मुख्य रूप से है, जो तकनीकी का एक मुख्य स्रोत बीमारी का पता लगाने के लिए है। अब हम कृषि के क्षेत्र में तकनीकी का क्या योगदान है इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, आधुनिक युग में कृषि के आधुनिक उपकरणों, उन्नतशील बीजों, उर्वरकों और पर्याप्त सिंचाई के साधनों के प्रयोग से कृषि की उपज बढ़ाने के लिए पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई है। हमारे जीवन में कई प्रकार के ऐसे यंत्र हम उपयोग करते हैं जो हमारे कृषि कार्य को बहुत ही आसान बना देते हैं। कृषि और खाद्यान्न के क्षेत्र में हरित क्रांति, पीली क्रांति, भूरी क्रांति आदि विभिन्न योजनाओं के द्वारा हमें क्रांतिकारी सफलता प्राप्त हुई है। कृषि प्रधान देश होने के कारण हमें कृषि की क्षमता का अत्यधिक दोहन करना चाहिए। इसके लिए हरी खाद, भूमि का पोषण प्रदान करना चाहिए और अभिनव कृषि के अंतर्गत हम जैव पीड़क कीट नियंत्रण विधि एवं नाइट्रीकरण निरोधक का भी हम प्रयोग करते हैं, जिसके अंतर्गत हमें कई प्रकार के रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करने में हमें मनाही होती है और उसका हमें समुचित लाभ भी मिलता है। नवीनतम कृषि यंत्रों के प्रयोग करने से हमारा कृषि कार्य आसान हो गया है और हमें इसमें कम लागत भी लगती है तथा हम कई सौ एकड़ से लेकर के कई हजार एकड़ तक हम इसका प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। सिंचाई में मुख्य रूप से स्प्रिंकलर मेथड तथा दूसरा ड्रिप सिंचाई पद्धति है, जिसमें हम बूंद बूंद पानी का छिड़काव खेतों में करते हैं तथा कोशिश यह करते हैं कि पौधे की जड़ों में पानी हमेशा उपलब्ध रहे और कम पानी की भी खपत हो। इसके लिए कई जगह
स्प्रिंकलर या स्प्रे मशीन लगाए जाते हैं, जिससे पौधे के जड़ों तक पानी बूंद बूंद तक जाए और हमें अत्यधिक जल का नुकसान भी न हो। ड्रिप तंत्र विधि में पानी का सबसे कम उपयोग होता है तथा पौधे भी इससे आसानी से बढ़ते हैं और हमें अत्यधिक इसका लाभ मिलता है। अब हम तकनीकी का उपयोग परिवहन के क्षेत्र में किस प्रकार हुआ है इसके बारे में बात करेंगे। परिवहन के क्षेत्र में व्यापक प्रगति से सुदूर क्षेत्रों में बसे ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने में सुविधा प्राप्त हुई है। इसके लिए प्रदूषण कम करने के लिए सीएनजी वाहन, सीएनजी ऑटोमोबाइल, कई प्रकार की रेल कारखाने विकसित हुए हैं। हम अन्य नवीन तकनीकी के माध्यम से मेट्रो में सफ़र कर रहे हैं, जिससे हम कम समय में अधिक लोग आसानी से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाते हैं। इसका जीता जागता सबूत दिल्ली मेट्रो है, या अब कई शहरों में मेट्रो सेवा शुरू हो गई है। बुलेट ट्रेन सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक लंबी दूरी तक पहुंचाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, जिसका उपयोग हम अपनी यात्रा की सुविधा के लिए करते हैं। सामान्य आमजन द्वारा मेट्रो ट्रेन के उपयोग से हमारे कई महानगरों की प्रदूषण की स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है, जिससे हमारे पर्यावरण को काफ़ी लाभ मिला है और हमें शुद्ध हवा आसानी से हमें मिल पा रही है। एक रिकॉर्ड के अनुसार दिल्ली मेट्रो में प्रतिदिन 21 लाख लोग सफ़र करते हैं, जिससे हमारे चौराहों पर, सड़क पर जो ट्रैफिक की व्यवस्था होती थी, जिसमें लोग फंस जाते थे, उसमें हमको काफ़ी सुधार मिल रहा है और हम आसानी से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच सकते हैं। इसकी सफलता को देखते हुए कई अन्य महानगरों जैसे लखनऊ और कानपुर या इंदौर, कई जगहों पर, नागपुर की बात करें तो कई जगहों पर मेट्रो ट्रेन सेवा आरंभ करने की पहल की जा रही है, जिससे हमारे आम जन लोगों को अधिक से अधिक इसका लाभ मिले। यदि हम बुलेट ट्रेन की बात करें तो यह लंबी दूरी के लिए सबसे कम समय में पहुंचने वाला सबसे आसान साधन है, जिससे हम लंबी दूरी तक आसानी से सफ़र कर सकते हैं। यह लगभग 300 किलोमीटर से 500 किलोमीटर प्रति घंटे तक सफ़र कर सकती है, जो हमें एक शहर से दूसरे शहर पहुंचने में जो 10 से 48 घंटे तक का समय लगता है, वह कुछ ही घंटों में यह सफ़र तय हो जाता है। हमारे भारत में भी बुलेट ट्रेन सेवा आरंभ किए जाने का प्रस्ताव शुरू हो गया है, जिससे अमल में भी लाया गया है। हमारे भारत में मुंबई से अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन चलाने का प्रस्ताव रखा गया है, जो जल्द ही पूरा होगा। बड़े बड़े शहरों में एक अन्य साधन भी है, जिसे हम मोनो रेल या स्काई रेल के नाम से जानते हैं। यह भी एक प्रकार का लेविटेशन तकनीकी का प्रयोग कर यह एक ट्रैक बनाया जाता है, जिसमें एक जगह से दूसरे जगह तक आसानी से हम पहुंच सकते हैं। यह छोटे दूरी के लिए शहरों में सबसे आसान एवं सुलभ तरीका है। तो मित्रों, आप लोग तकनीकी के बारे में क्या उपयोग है इसके बारे में समझ चुके होंगे। तो धन्यवाद मित्रों।